देखो ये हमारा पेपर है 2021 पेपर प्रीलिम्स। ये ए सेट है, आपके पास भी होंगे पेपर तो उसमें से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, देर आर 3 स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस आर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो ये एक हिसाब से बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आपको बस क्या करना है, एक स्टेटमेंट ढूंढ कर निकालना है जो कि रॉन्ग, श्योरली रॉन्ग है। ओके, रादर देन जो सही है, एक आपने अगर इलिमिनेट कर दिया तो आप काफी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते। तो आप बस चेक करो कि कोई स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग तो नहीं है, रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी तो नहीं। रीड स्टेटमेंट 1। ओके, आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये तो सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई को फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, बट वहां पे प्रीफिक्स व्हाट दे हैव एडेड एज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी जो चीजें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहती है, दे आर मेंशन इन सम एक्ट, लाइक हियर वी हैव आरबीआई। ओके, आरबीआई एक्ट 1935 का कुछ एक्ट है, वो एक्ट में मेंशन। जो फर्स्ट टाइमर है उनको लगेगा कि मतलब ऐसा हम कैसा गेस करें कि मतलब ऐसा पकड़ना कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये यूपीएससी का नॉर्मल स्टैंडर्ड है, वो ऐसे इस टाइप में मतलब फ्रेम करता है सेंटेंस। कोई भी एक सादी चीज बोलेगा और उसके आगे बोलेगा कि इट इज मेंशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और आगे सेंटेंस है। जनरली ये स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज डिटेल में मेंशन नहीं है, याद रखना। ये सब्सिक्वेंट जो लॉज वगैरह लाए जाते हैं उसमें दिया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वो बताएगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सही है गलत है? वो बस जस्ट मेंशन रहता है वहां पे, प्रेसिडेंट को ये XYZ ग्राउंड पर इम्पीच किया जाता है। जो प्रोविजंस वगैरह रहते हैं वो आगे कन्वेंशन लॉ से आते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग। तो आप 2 को इलिमिनेट कर दो, आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है। बट फिर भी थर्ड स्टेटमेंट एक बार रीड करो, क्रॉस चेक कर सही है गलत। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। ओके, यहाँ पे एक्ट भी मेंशन है, तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के भी आप सेकंड को रॉन्ग कर सकते हो, गेस कर सकते हो। तो इतना ही यहाँ पर ये चीज हमको ढूंढनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, इससे रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर देखो लास्ट 2 ईयर से कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ ये बहुत इशू चल रहा था। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ओके, और कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसे कुछ 4 कोड में मर्ज किया गया पूरे पूरे लॉस। तो ये थोड़ा सा न्यूज में था। दूसरी बात कि यूपीएससी कुछ दूसरे एग्जाम भी लेता है, लाइक ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है ना, ईपीएफओ या फिर आपका दूसरा एग्जाम है सीडीएस का पेपर है या फिर सीएपीएफ है, ऐसे एक 2 साल के पेपर देख लेने का, बस गो थ्रू कर। क्वेश्चन काफी आसान से रहते हैं। तो ये भी यूपीएससी का एक डोमेन ही है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि स्टेटमेंट्स आपको एक्सट्रीम दिखेंगे, ऑल कैजुअल वर्कर, ऑल कैजुअल वर्कर, बट यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा आप रीड कर लो एक बार। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 2 और 3 तो आप मतलब बोल सकते हैं कि सही है, क्योंकि ज्यादा कुछ एम्बिग्विटी है नहीं, वर्किंग आवर वगैरह सबके लिए रहता है। ओके, और स्टेटमेंट 3 में भी गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन वगैरह, ऐसा ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो दोनों सही है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है?
ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट। कैजुअल वर्कर मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह जैसा रहता, टेम्पररी फेज के लिए कंपनी के साथ काम करे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ऑल कैजुअल वर्कर्स और जो परमानेंट वर्कर्स हैं दोनों में डिफरेंशिएट, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज को बोला था आपको उनको भी क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी देना है, ईपी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप उसको लेकर आए। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हाँ इंडस्ट्रीज, हाँ वर्कर का एक लिमिट है। ठीक है, वो भी बात है कि जो ईपीएफओ वगैरह जो एक्ट होते हैं ना, तो उस पर लिमिट रहती है कि मतलब मिनिमम एम्प्लॉयज दिया रहता है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ओके, अब यहाँ पर वेरिएशन है, कीज में वेरिएशन भी है। 2-3 भी कुछ जगह है, कुछ जगह 1-2-3। पर यहाँ पे तो ऑल वर्कर्स नहीं बोला, ऑल कैजुअल वर्कर्स बोला। थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की तरफ ये हमको ले जाए। तो इसका आप देखो एग्जैक्ट आंसर तो हमको की आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको मतलब 1-2-3 भी कह सकते हैं या 2-3 आपके हिसाब से। ओके, ज्यादा कुछ इसमें मतलब ये नहीं, डिबेट है इसमें। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन है आगे आएंगे, तो यहाँ पर काफी वेरिएशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ब्रॉडर रहता है वो अप्रोच लेके हमको चल। ठीक है, 1-2 हो गए। थर्ड क्वेश्चन, which among the following steps is most likely to be taken at time of economic recession? रिसेशन मतलब क्या है, मार्केट में डिमांड कम है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है, अब रीड करो आप उसको। अगर रिसेशन है, डिमांड कम है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाओ, जिसको हम कहते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी पॉलिसी लाना होगा आरबीआई। तो स्टेटमेंट 1, कट इन टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स रेट कट कर दी, अच्छी बात है। अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, रेपो रिवर्स रेपो आप बढ़ा रहे तो क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये गलत बात। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट मतलब अपने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहे, वेलफेयर स्कीम पर एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ऑब्वियस है, जैसा एग्रीकल्चर पेंशन है वो पेंशन बढ़ा दिया तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, मनरेगा का वेजेस है वो बढ़ा दिया, पैसा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो टू इज करेक्ट। सी क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, इंक्रीज इन टैक्स रेट हो रहा है, टैक्स रेट अब जीएसटी बढ़ा है, इनकम टैक्स बढ़ा दी, तब भी क्या होगा, लोगों के पास का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, तो इससे भी ये काउंटर स्टेप है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट बी का काउंटर है, तो ये भी मतलब निगेटिव चीज है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल है तो गलत हो, 2 पे चलेंगे, एक आध बार आप गलत कर दो, पर ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये हमारे सही होना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। मार्केट डिमांड ऊपर का ही फॉलो अप क्वेश्चन है, मार्केट डिमांड ऑफ द गुड बढ़ाना है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई जिन जिन चीजों से बढ़ता है या फिर दूसरे और भी फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में, गुड के कंटेक्स में पूछा है। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ इस सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। ओके, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सिंपल एग्जांपल, चाय और कॉफी। कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग फिर से चाय पर आएंगे, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, तो अगर कॉम्प्लीमेंट जैसा चाय के साथ हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड की अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, लोग चाय को थोड़ा अवॉइड करेंगे, पहले दिन में 3 बार पीते हैं तो अब सिर्फ 2 बार ही पिए। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, याद रखें। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसको रिप्लेस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब इन एडिशन टू। ओके, जैसा हम बिरयानी के साथ सलाद खाते हैं, कुचुम्बर खाते हैं, ओके, कुचुम्बर का प्राइस बढ़ेगा तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है तो बिरयानी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ओके, हाँ, तो ये चीज, हाँ ऐसा कॉम्प्लीमेंट, तो ये याद रखना। तो दोनों चीजें अलग हैं, यूपीएससी से की टर्म्स पे क्वेश्चन पूछता है, सब्स्टिट्यूट
कॉम्प्लीमेंट और उसका फेवरेट है, जैसा कुछ वर्ड पूछता है टेंजिबल इनटेंजिबल, ये हमको पता रहना चाहिए। सोशल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स पे खेलता है वो। स्टेटमेंट फ्रेज करेंगे, हमको ये वर्ड्स में हम अटक जाता है, पता ही नहीं रहता इसका मीनिंग क्या एग्जैक्ट, क्योंकि हम बहुत कैजुअली पढ़ते हैं। पर जो हम रीड कर रहे हैं वो टर्म्स के हमको मीनिंग पता रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। थर्ड, गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। गुड इज इंफीरियर गुड, जैसे सपोज हम कोई राशन के चावल यूज करते हैं, रेशन के राइस, अब उसका इनकम बढ़ेगा, अब क्या करेंगे, बासमती यूज करेगा ना। ओके, तो ये नहीं है। हाँ, इसके एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन नॉर्म नहीं रहता। जैसा एक आता है गिफ एंड गुड, गिफ एंड गुड में क्या रहता है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, खरीद के स्टोर करते ओनियन, साल्ट वगैरह, ऐसा प्राइस बढ़ रही है तो लोग खरीद के स्टोर करते हैं, लेकिन वो अलग एक्सेप्शन। फॉर इट्स प्राइस फॉल, प्राइस भी फॉल होंगी तो डिमांड आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो 1 and 4 हमारा आंसर। ओके, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर काफी न्यूज में था। पीएनबी बैंक में स्कैम हो गया था। ओके, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अर्बन कोऑपरेटिव रेगुलेटिंग पावर आरबीआई को दे दिया। ओके, तो वो कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जो पावर है रेगुलेशन सुपरविजन की, लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। जब भी कोऑपरेटिव बैंक, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जो रेगुलेटिंग पावर रहती है, दो चीजें रहती है, एक आरबीआई, दूसरा रहता है रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव, ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है, और दूसरा आरबीआई। जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन है वो आरबीआई देगी, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग जो फंक्शन रहते हैं रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव। तो अब जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें ये किए गए कि रजिस्ट्रार को जो पावर थी वो रहेंगी, लेकिन आरबीआई उसको सुपरसेड कर सकता है, आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है। ओके, सुपर ओवरराइडिंग पावर जिसको कहते हैं आरबीआई को। ठीक, तो यहाँ पर लोकल बोर्ड ऐसा कुछ है ही नहीं कोऑपरेटिव, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो जाए। ओके, 2 और 3 जनरल है, दोनों भी सही है। ओके, इसको रीड कर लो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, ये देखो जब कंपनी कोई आपकी बंद हो रही है या फिर वो डिसॉल्व हो रही है, तो तब वो प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के शेयर, नॉर्मल शेयर जो रहते हैं आपके और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा रहता है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पैसा रिटर्न करते हो प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, याद रखो। इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब ओनरशिप, वो बोलते हैं ना टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2, तो वो इक्विटी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड, एक बॉन्ड के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। 100 में आप बॉन्ड लिए थे और उसको आप 110 रुपये 110 में आप बेच रहे हो, तो आपका 10 रुपीज क्या होगा, बॉन्ड यील्ड होगा। बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड के ऊपर कितना प्रॉफिट। तो वो कब इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होना है, बढ़ना घटना दोनों भी आ जाए। एक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन फेडरल रिजर्व, ये फेडरल रिजर्व क्या है, वहां का आरबीआई, अपना जैसा आरबीआई, यूएस का क्या रहता है, फेडरल रिजर्व। तो एक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फेडरल रिजर्व क्या होता है पता है, यूएसए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है बॉन्ड के ऊपर, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, यहाँ से पैसा निकाल लेते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकालेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यूएस से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है बॉन्ड के ऊपर। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो रहता है फ्लो, एफडीआई एफआई, वो इन्फ्लुएंस होता है इससे, मतलब अपने फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, एफडीआई अगर सपोज कम हो जाता है, इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उसकी डिमांड कम हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा रहता है, फिर बॉन्ड यील्ड भी वो हिसाब से चेंज। सेकंड, एक्शन ऑफ आरबीआई, ये तो ऑब्वियस है, ये करेगा ही, और आरबीआई जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। थर्ड हो रहा है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट,
देखो, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, सॉरी इन्फ्लेशन अगर ज्यादा, महंगाई ज्यादा है, तो बॉन्ड यील्ड, इफेक्टिव बॉन्ड यील्ड आपकी कम रहेगी। भले आप सपोज 100, आपका 10% बॉन्ड यील्ड है, लेकिन इन्फ्लेशन 5% है आपकी इकोनॉमी, तो जो आपको इफेक्टिव जो रिटर्न मिल रहा है 5%। तो वो सेंस में इन्फ्लेशन भी आपका, इन्वेस्टर देखते हैं इन्फ्लेशन कैसा है ये कंट्री में। ओके, तो इन्फ्लेशन भी इन्फ्लुएंस करें। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी है। ये भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बॉन्ड यील्ड्स, फिर इसी तरीके से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और ये कोऑपरेटिव बैंक्स, ये मतलब यूपीएससी के फेवरेट है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट हमारे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये पूछा गया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के ऊपर। ओके, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड एफडीआई। एफडीआई जनरली कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रहता है, ओके, उसको एफडीआई कहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये चीज देखो कि मतलब कौन सी चीज श्योरली रह सकती है, कौन सी चीज श्योरली नहीं रह सकती, तो उससे आप एक दो ऑप्शन इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब एग्जाम में मुझको कंफ्यूज हो रहा था ये क्वेश्चन, मतलब किसको रहता है एफडीआई कब कहते हैं, पर स्टेटमेंट तो मुझको पता था। एफआईआई अगर 10% से ज्यादा है कोई भी कंपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। ओके, तो टू कंपल्सरी रहना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखो ए और सी, 1 2 3 या फिर 2 and 4। अब आप 4 चेक करो या फिर 1 और 3 चेक करो, दोनों में से श्योरली कौन सा रहना चाहिए। तो ए वाला 1 2 3, जैसा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आपने पढ़ा होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ये क्या रहते हैं, सपोज कि आपने इंडिया की कंपनीज को, टाटा को पैसा चाहिए यूएसए में से, तो टाटा क्या करेगा, वहां के एक बैंक से कोलैबोरेट करेगा, और वो बैंक क्या करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेंगे। तो जो वो खरीदेंगे लोग यूएसए या कोई भी कंट्री, तो उसका पैसा टाटा को मिलेगा। ठीक है, जैसा इंडिया में से किसी कंट्री को पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करते हैं। जैसा अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन को पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ये मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेंगे, और जो लोग परचेस करेंगे फिर अमेजॉन को पैसा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है इन्वेस्टमेंट रेज करने का, अपार्ट फ्रॉम एफडीआई, लेकिन वो भी एफडीआई में आता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, इज दैट नेसेसरी। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर देखो, एक तो डिवैल्यूएशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दूसरा नीचे और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ नेसेसरीली बोला, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, नेसेसरली कंपल्सरी वो चीज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब हमको गाइड कर रहा है कि ऑप्शन कौन सा रह सकता है। ऐसे वर्ड्स को ध्यान से पढ़े। ओके, तो आप रीड करो, मेरे को आंसर बताओ इसमें। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनको आवाज आ रही है? सर। यस सर। ठीक, हाँ, तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में, ए 1 ओनली। क्यों 1 ओनली? डिवैल्यूएशन हो रहा है, हमको पता है दो चीजें, एक डिप्रिसिएशन, एक डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। इंडियन डॉलर, इंडियन रुपीज है, अगर $1 के लिए सपोज
70 रुपीज 70 रुपीज था, अब क्या हो गया $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में करेंसी की प्राइस और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया एक कैलकुलेटर बनाता है, तो पहले कैलकुलेटर सपोज ये 500 रुपए का कैलकुलेटर है। ओके, तो सपोज पहले इसके लिए सपोज एक $50 लगते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब डिवैल्यूएशन हो गया, तो अब क्या होगा, इसको परचेस करने कम डॉलर देगा, पहले $50 से $40 में खरीद सकते। तो लोग क्या करेंगे, अब सस्ता हो गया ना, तो बाहर के लोग हमारी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या हो रहा है, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो डिक्रीज हो रही है, ये तो गलत हो। थर्ड, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होगा, नेसेसरी नहीं है, बढ़ भी सकता कम भी हो सकता। अब ये डिपेंड करेगा आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसा आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, जैसा हमारा इंडिया का क्रूड ऑयल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, सपोज एक जो बैरल रहता है क्रूड ऑयल $50 का प्राइस है। ओके, अब $50 पहले हमको सपोज 5,000 रुपीज देना रहता था, अब डिवैल्यूएशन होगा, 5,000 के बजाय हमको 6,000 रुपीज देना होगा उतना सेम क्वांटिटी ऑयल लाने के लिए। तो इंपोर्ट महंगा हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया तो क्या होता, ट्रेड फिर से इम्बैलेंस होगा, भले ही आपका एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बिल भी आपका बढ़े। तो ट्रेड बैलेंस आपका बढ़ भी सकता, न्यूट्रल भी रह सकता, या मतलब इम्बैलेंस भी हो सकता। तीनों चीजें पॉसिबल। तो ये चीज को आप समझिए। तो ये वर्ड्स पे भी खेलता है, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, और क्या कहते हैं एप्रिसिएशन का दूसरा, गवर्नमेंट जब करता है तो ये रिवैल्यूएशन के। अच्छा ठीक है, वो समझ लेना, ठीक, ये चीज। इसके बाद देखो, हाँ, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस बेसिस पे इसको हमको करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स of creation of black money in India has been main cause of worry? चारों ऐसे देखे, चारों भी सही। पूछा क्या है उसने, मेन कॉज ऑफ वरी किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के लिए क्या कंसर्न है। ओके, तो ठंडे दिमाग से आपने सोचा तो आंसर आ जाए, बस रीड कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई भी स्टेट के लिए हमेशा जो प्राइम कंसर्न रहता है फाइनेंस रहता है, पैसा रहता है, इनकम रहता है। ओके, और इनकम की बात यहाँ पे डी में कही, लॉस ऑफ रिवेन्यू, टैक्स इविजन हो रहा है। ओके, तो वो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा स्टेट। ये चीज समझ लो, जब भी ऐसा प्रीफिक्स सफिक्स यूज होता है ना, मेन कॉज, क्रूशियल, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में नेसेसरी, ध्यान देना। ओके, ये ऐसे वर्ड्स, फिर आप इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते। एक 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, 2-3 लेक के नाम दिया था उसने और बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ओके, वैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारी चीजें होने की वजह से इंक्रोचमेंट वगैरह सारे लेक का वॉल्यूम कम हुआ, पर उसने बोला ड्रास्टिकली रिड्यूस। नीचे ऑप्शन था जैसा बैकल लेक था, कैस्पियन सी था, और कोई एक सी था। ओके, अब यहाँ पे ड्रास्टिकली बोलता, ड्रास्टिकली में क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैमाने। ओके, तो ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें कम से कम स्टेटमेंट है। ओके, तो वहां पे बैकल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या होता है, ये हम बार बार पढ़ते हैं। ओके, जिसको हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहते हैं। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन रहता है, एक इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन रहता है। कोई बताओ, पहले तो बताओ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या रहता है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, व्हाट इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई के पास से पैसे लेता है। ओके, प्रिंट कराता है पैसा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के। डायरेक्ट में क्या करेगा, आरबीआई को सिक्योरिटीज देगा और आरबीआई नया पैसा छपाएंगे। ओके, और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या करते हैं,
आरबीआई को सिक्योरिटीज देगा, आरबीआई सिक्योरिटी वो मतलब बॉन्ड मार्केट में बेच देता है, शेयर मार्केट में होता है, तो वहां से पैसा निकाले। ओके, तो ये मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंसेस है, इसमें भी डायरेक्ट वाला ज्यादा इन्फ्लेशनरी है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो फिर से बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। मनी मल्टीप्लायर सिंपल टर्म रहती है, इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रीड कर लो ऑप्शन। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट अलग चीज होगी। ओके, अब देखो मनी मल्टीप्लायर क्या रहता है हमारा, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, उसका रेशियो रहता है। ठीक है, रिजर्व मनी मतलब कितना कैश है आपके पास, कैश, नोट्स, करेंसी, ये पूरा आपका क्या है, रिजर्व मनी, M0 जिसे कहते हैं। और मनी सप्लाई मतलब कैश वगैरह ये सारे आएंगे, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट बैंक में के, वो सारे। क्योंकि मनी क्या करता है, जो हार्ड मनी रहता है हमारा, बैंक में कोई डिपॉजिट कर दिया, बैंक कहता है दूसरे को लोन देगा। अब कोई कंपनी को लोन दिया, एनबीएफसी है, तो वो क्या करे, कोई तीसरे को लोन देगा। ऐसा क्रेडिट क्रिएशन होता है मार्केट, तो सारे चीजों क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। हमेशा मनी सप्लाई ज्यादा रहता है रिजर्व मनी से। तो वो पूछ रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है मनी सप्लाई, तो इसको क्या आएगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीज इन कैश रिजर्वेशन, सीआरआर बढ़ा दी, तो लोन लेना बैंक के लिए महंगा होगा, मनी सप्लाई कम। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेम चीज है। इंक्रीज इन सॉरी कैश रिजर्वेशन, कैश सीआरआर में क्या करता है, बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता। ओके, वो ज्यादा पैसा रखता है। हाई सीआरआर मतलब ज्यादा पैसा आपको आरबीआई के पास रखता, तो मतलब लोन देने के लिए कम अमाउंट है बैंक। एसएलआर, एसएलआर ज्यादा है तो मतलब एसएलआर मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी रहता है, बैंक को अपने पास ही रखता वो, लेकिन लोन नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका भी सेम इफेक्ट होता है। थर्ड, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, मतलब सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट बढ़ रहा है आपका, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लाई। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ पीपल, ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, पॉपुलेशन बढ़ना तो ये अलग बात। ठीक है, देखो अगर आपको लगे भी डी रह सकता नहीं रह सकता, तो सी और डी को कंपेयर कर। ओके, मोस्ट करेक्ट कौन सा है उसको मार्क कर। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट रह सकते हैं, लेकिन क्या चीज करना है, मोस्ट करेक्ट कौन सा है, वो बेसिस पे आंसर निकल। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, यहाँ पर पूछा गया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय, ओके कैन बी कॉज्ड बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू मेनी मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। ओके, पैसा बहुत ज्यादा है, गुड्स कम, उसको हम कहेंगे डिमांड पुल। और सप्लाईज, डिमांड पुल और क्या होता है, सप्लाई पुश, कॉस्ट पुश। तो उसमें रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है या सप्लाई कम हो गया गुड का, तो तब क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब ऐसे चार पांच चीजें अगर दी है ना, तो देखने का कि मतलब कौन सी चीज नहीं रह सकती, और उसको आप इलिमिनेट कर दिए तो मतलब आंसर के करीब पहुंच जाते। एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी पॉलिसी, मॉनेटरी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग पास पैसा आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होना ही है। तो एक चीज तो एक हो गई, एक रहना ही चाहिए ऑप्शन। ओके, आप डी इलिमिनेट कर सकते। फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं, तो मतलब लोन वगैरह गवर्नमेंट सस्ता दे रहा है, टैक्स इंसेंटिव्स दे रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है, अगेन मनी सप्लाई बढ़, दो भी रहना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, अब ये चीज देखो, इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग। अभी सपोज आपका सैलरी है, पर मंथ आपका 1 लाख रुपीज सैलरी, लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है 5%, सपोज 10% से इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000।
तो 10,000 से आपका ये भी बढ़ा रहा है, सैलरी भी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट मंथ आपको 1,10,000 रुपीज आपको सैलरी मिली, वो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं। लेकिन अब देखो, गुड की प्राइस भी बढ़ गई, आपका सैलरी भी बढ़ गई, इफेक्ट क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा ना, मतलब जितना डिमांड है उतना है, आपकी परचेसिंग पावर उतनी ही है। ओके, तो इंडेक्सिंग का इम्पैक्ट न्यूट्रल रहेगा, याद रखो, तो ये चीज नहीं आएगी। और फिफ्थ वाला हायर परचेसिंग पावर, ये ऑब्वियस है, परचेसिंग पावर ज्यादा है तो आप डिमांड भी आप ज्यादा करो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो लोन आपको महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिला तो परचेसिंग पावर आपकी कम हो जाए, तो 5 नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजें देखो, आज अगर आप 5 को भी एलिमिनेट कर दो ना, आंसर आ जाए। 5 इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ी, लोन आपको महंगा होगा, मनी सप्लाई कम हो जाए। तो आप फिफ्थ को भी एलिमिनेट कर दो तो आंसर तक आप पहुंच जाए। ओके, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट पुश, हाँ आप वो भी बोल सकते हो, कॉस्ट पुश भी आप कह सकते हैं, दोनों साइड भी आएगा। बिजनेसमैन के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट पुश बढ़ेगा, और अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझको लोन लेना है, मुझको 4 व्हीलर खरीदना है, मुझको लोन लेना था पर महंगा हो गया, ओके, तब भी क्या होगा? मतलब इससे देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, लेकिन डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि महंगा हो रहा है ये चीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, 2, 5 को बस आपको एलिमिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। फैक्चुअल है, इसको रीड कर लो एक बार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता रहे, करंट अफेयर में न्यूज में भी है कि रिटेल इन्वेस्टर भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वगैरह इन्वेस्ट कर सकते। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर पीरियड, और जो डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह रहते हैं मोर देन 1 ईयर पीरियड के लिए। ओके, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये अब हमारे लिए भी नया, ज्यादा ये चीजें याद नहीं रही, पर अब क्या करो, 1 तो सही है, तो आंसर देखो ए और बी दोनों में से एक रहेगा। ओके, तो अब 2 पे हमको थोड़ा सा रिस्क लेना। अब ऐसे क्वेश्चन को सेकंड राउंड में कर, जो दूसरी बार उसको रीड कर लो, फिर आपको ठीक लग रहा है तो मार्क करना, नहीं तो आप दोनों में से जो ठीक लगता है उसको मार्क करो, तो स्किप भी कर सकते। यहाँ पर जो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, वो आरबीआई का इनिशियल, और जो थर्ड स्टेटमेंट है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिट, वहां पर दिए आरबीआई और बीएसई, तो वो एक्चुअली है बीएसई और एसबीआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एसबीआई, तो वो थर्ड तो रॉन्ग, 1 और 2 यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कोई तो एक नया इनिशिएटिव दे देगा और गड़बड़ी कहाँ करेगा, उसको जो लॉन्च किया है ना वहां पे गड़बड़ी कर रहा है। ओके, फंक्शन वगैरह वो स्टेटमेंट में कैसा जज करेंगे, वो नाम नाम जो उसका नाम से आप पर्पस गेस कर सकते, वाटर क्रेडिट, वाटर कंजर्वेशन कुछ उससे रिलेटेड है, तो वो अगर पर्पस रिफ्लेक्ट हो रहा है फंक्शन वाले स्टेटमेंट में तो वो सही रहेगा। लेकिन लॉन्च वाले में क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन एक, उसका पर्पस अलग है, और जो बॉडीज है दूसरी बॉडीज की, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है वो हम देखें, जनरली वो रॉन्ग है। ठीक है, जैसा यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर क्रेडिट है, ये क्या करते हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक, ओके, डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, तो ये है water.org, कोई एनजीओ है उसका इनिशिएटिव, तो 2 यहाँ पे रॉन्ग। थर्ड, इट इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी, जनरल स्टेटमेंट है। ओके, और 1 और 2 दोनों मैच भी हो रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस दे रहा है तो थोड़ा सा हेल्प भी होगा पुअर पीपल। ओके,
थोड़ा सा गेस करके यहाँ पर गेस वर्क चाहिए 1 and 3 2 को एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ओके, ऐसे उससे कुछ टाइटल्स हैं। तो यहाँ पर पूछा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये कंटेक्स्ट में उसका फंक्शन क्या है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को ये बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। ओके, तो इसका जो फंक्शन आता है वो पॉइंट नंबर 2 है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, इसलिए उसको बैंकर्स बैंक। बैंक को भी क्या करता है, बैंक मतलब फैसिलिटी देता है, पैसा वगैरह देता है। ओके, क्राइसिस के टाइम पे होगा, इसलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यहाँ पर 2 ओनली इज द आंसर। तो सब फैक्चुअल है। 1 और 3 में भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, पर वो 3 गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में उसको नहीं कहते। टू क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। 16 R2 code of practices, a tool available for promoting the adoption of, okay, R2 एक कोई इनिशिएटिव है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, इसका जो फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, अरे ई वेस्ट के लिए। किसी ने इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को एग्जाम में? हाँ, पढ़े थे क्या या लॉजिक से? ऐसा लॉजिक से, ज्यादा वेल नोन तो नहीं है, पता नहीं कहाँ पर था। तो ये ई वेस्ट के लिए है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। ओके, याद रखें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ई वेस्ट के लिए और एक टर्म आती है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैन्युफैक्चर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, रिप्रोसेस करना है। यह भी प्लास्टिक वेस्ट में भी हम लेकर आए। एक रिपोर्ट भी रहता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। ओके, उसको चेक करना कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why is there a concern about copper smelting plant? कॉपर स्मेल्टिंग जो हम कॉपर बनाते हैं, तो उसके लिए कंसर्न क्या है, क्यों कंसर्न? तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। एक बोल रहा है कि ये रिलीज करेगा लिटिल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा बोल रहा है कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल इनटू एनवायरनमेंट। और थर्ड, इट में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। ओके, जो ओर्स रहते हैं ना, कॉपर, जो कॉपर का ओर रहेगा उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, सल्फर रहेगा, कार्बन रहेगा, आयरन रहेगा, एल्यूमिनियम, बहुत सारे रहेंगे। तो ये जो सल्फर ऑक्साइड वगैरह ये सारे तो निकलेंगे। कॉपर स्लैग उसमें क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट है तो लीचिंग वगैरह होगा हेवी मेटल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ केस के हिसाब से ये होगा लिटिल क्वांटिटी ऑफ CO, क्योंकि वो बोल रहा है इट में रिलीज हो रहा है लिटिल क्वांटिटी। लेकिन कुछ की विजन के हिसाब से क्या है, लिटिल क्वांटिटी नहीं है, लिटिल मतलब आदमी की डेथ हो रही है। ओके, उसको लिथैलिटी का। तो अब इसकी क्लैरिटी तो अब यूपीएससी की नहीं आएंगी, तो आप बी भी कर सकते हैं इसको मार्क, या डी भी कर सकते। ओके, 1 के ऊपर एम्बिग्यूटी। ओके, पर ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहा ना, इंक्लूसिव लेके अप्रोच रखो। ओके, इंक्लूसिव अप्रोच रखो ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग। फर्नेस ऑयल के बारे में पूछा है। देखो, जो हमारा क्रूड ऑयल रहता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्रूड ऑयल से निकालते हैं। ओके, ये सब निकालने के बाद जो ऑयल बचता है ना, उसको फर्नेस ऑयल बोलते हैं। इसको बॉटम ऑफ बैरल फ्यूल भी कहते हैं। ये करीब 1-2 साल पहले न्यूज में था फर्नेस ऑयल। वो अभी बैन हो गया है, पहले यूज करते थे कुछ इंडस्ट्री, पर उसको बैन कर दिया फर्नेस ऑयल। तो वो कंटेक्स्ट में ये प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी सही है। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, क्योंकि बहुत ही सस्ता रहता है, इसलिए यूज किया करते हैं। थर्ड, इट कैन यूजेस सल्फर इमिशंस इनटू एनवायरनमेंट।
सल्फर इमिशन विथ कॉजेस रहना चाहिए। ओके, सल्फर इमिशन तो ये होते ही है। फ्यूल क्रूड ऑयल में भी सल्फर रहता ही है, भले कितना भी अच्छा आप ले लो। वो जो हम कहते हैं क्रूड ऑयल, स्वीट स्वीट क्रूड ऑयल, उसमें क्या रहता है, सल्फर कम रहता है। ओके, तो ये पोल्यूटेंट्स वगैरह रहेंगे ही। ओके, क्रूड ऑयल थोड़े बहुत क्वांटिटी, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आंसर आएंगे। ओके, व्हाट इज ब्लू कार्बन? ओके, ऑप्शन रीड कर लो। तो ब्लू कार्बन पर क्वेश्चन आया है। देखो, जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्ट्रैटेजी पे पढ़ो। जो टर्म आ रही है उसका मीनिंग क्या है हमको पता रहे। ब्लॉकचेन न्यूज में तो ब्लॉकचेन का मीनिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो करेंसी क्या है। अभी फिलहाल हाइड्रोजन, जो उसके अलग अलग कलर्स बहुत न्यूज, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत न्यूज में, ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नेचुरल गैस से जो रहता है उसको ग्रे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर में H2 है, तो H2 और O2 को सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे वो किससे बनाएंगे? सोलर से, सोलर या विंड से, तो रिन्यूएबल्स, तब उसको कहेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो याद रखना, ब्लू ब्लू टर्म याद रखना, हम इसलिए कभी भी मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो इतना भी पता रहे तो आपको आंसर आ जाए। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ओके, उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। ओके, ये टर्म याद रख। एक और टर्म थी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, या फिर वो पीट पीट भी कहते हैं, पीट लैंड्स वगैरह। ये ज्यादा स्टोर करते हैं कार्बन देन ओशन या फॉरेस्ट, उससे भी ज्यादा स्टोर करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर और एक टर्म आती है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। ओके, वो भी उसको स्टोर करना है, उसको कहते हैं कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 20, in the nature which of the following are most likely to be found surviving on a surface without sight? अब कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे पूछे हैं कि उस वो क्वेश्चन के थ्रू ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यूपीएससी चाहती है कि उसके जो एस्पायरेंट है एक कीन ऑब्जर्वर्स है, आसपास की जो चीजें है ना वो ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। ओके, ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछा है, कोई किताबों में नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आसपास सराउंडिंग की चीजें, उसमें से एक क्वेश्चन है कि किसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं रहती? फर्न, लाइके, मॉस और मशरूम। फर्न, फर्न ये छोटा सा एक ट्री रहता है, बहुत सारे घरों में आपने देखा हो, कुछ इस टाइप से वो दिखता है। ओके, ये फर्न रहता है। दूसरा क्या है? लाइकेन। लाइकेन, इसको देखो मराठी में दगड़ फूल कहते हैं, पत्थर के ऊपर आता है। फंगाई और अलगी का क्या रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशन, मिट्टी की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। मॉस, जिसको हम शैवाल भी कहते हैं, आप रिवर रिवर में वगैरह गए होंगे, रिवर बॉटम में पत्थरों पे रहता है, पैर फिसलते हैं, मॉसेस। मशरूम, मशरूम ये मशरूम शेप में, अम्ब्रेला शेप में एक ट्री रहता है, मिट्टी मिट्टी चाहिए उसको। ओके, तो यहाँ पर आंसर है 2N। फर्स्ट लाइकेन पार्क, हाँ, उत्तराखंड में है ना, याद रखो उत्तराखंड। फर्स्ट लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। ओके, फिर से जो क्वेश्चन नंबर 20, ये फिर से ऑब्जर्वेशन बेस्ड सराउंडिंग में उस पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? तो हमारे कुछ दोस्त लोग बता रहे थे, पहले इसका ऐड आता था, लेमन ग्रास अगरबत्ती, ये अगरबत्ती थी, अगरबत्ती क्या कहते हैं? खुशबू के लिए, हाँ, इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो ये लेमन ग्रास, इसका आंसर है लेमन ग्रास। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करना है, और जो मोस्ट फेमस दिख रहा है या फिर बहुत ही अपीलिंग है, वो क्या अट्रैक्टिव वर्ड है, उसको टिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट 22, ये भी कुछ उसी तरीके से। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स,
जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटोम, फोर्मेलिफेरा। डायटोम के नाम सुनते हैं सक्सेशन में, प्राइमरी सक्सेशन, पहले ये डायटोम्स आते हैं, फिर बैरियोफाइट्स, फिर ट्रीज, फिर हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऐसा कुछ रहता है। डायटोम्स इट इज फोटोसिंथेटिक अल्गी, और साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी कहते हैं इसको। ओके, ये ओशन बॉडीज में अगर आपने देखा हो। ओके, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये लेमन ग्रास, आपके नोट्स में भी, पीडीएफ में भी कुछ चीजें नहीं समझ में रह रही या याद नहीं रह रही, इमेजेस ऐड करके वहां पे पेस्ट कर। ओके, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड, क्यूरियोसिटी बेस्ड ऐसी चीजें रहती हैं, तो उस पे वो बेसिस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल। तो यहाँ पर पूछा है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, which of the above organisms roll up and protect their vulnerable parts। ये खुद को क्या करते हैं, रोल अप करते हैं। जैसा आपने टॉर्टाइस देखा है, टॉर्टाइस क्या करता है, अपने पूरे पैर और सर पूरा वो उसके शील्ड के अंदर ले लेता है। तो ऐसा रोल अप कौन करता है, हेजहॉग, मरमॉट, पेंगुइन। ये जो बच्चे कार्टून देखते हैं ना, उनको इसका आंसर आया, हेजहॉग वगैरह रहता है। तो मरमॉट और पेंगुइन। मरमॉट इट इज अ स्क्विरल। ओके, बाकी के दो देखो, ये है हेजहॉग, ये क्या करता है, ऐसा सर्कुलर बॉल शेप में हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई कचरा गिरा हुआ है उसको, अगर कोई लगा कि कोई थ्रेट आ रहा है तो उस टाइप। ये इसके बाद नीचे पेंगोलिन, पेंगोलिन स्केली मैमल है, कैट है। ओके, अब ये जब रोल अप करती है तो ऐसे इस तरीके से, तो आपको समझेगा ही नहीं कि मतलब ये कोई एनिमल है यहाँ पर। ओके, एमपी में मिलता है पेंगोलिन। आंसर यहाँ पे 1 और 3 है, मॉर्मोट नहीं है। ओके, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, कोई डाउट वगैरह ना तो आप पूछ सकते हो। आपको समझ रहा है? Yes, sir. हाँ, कुछ भी डाउट रहा तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। ठीक। हाँ, अब इसके बाद देखो 23 हमने देख लिया, 24 न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब पास्ट स्टेटमेंट है, चेक करो, कुछ इलिमिनेट हो सकते हैं या फिर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो सही रहे। तो आप रीड कर दो, आपको 1 से 2 स्टेटमेंट जरूर ऐसे मिलेंगे जो इलिमिनेट आप कर सकते हो। तो देखो कौन सा इलिमिनेट कर सकते हो। लीगली बाइंडिंग वाला भी इलिमिनेट कर सकते हो। ऊपर क्या है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, डिक्लेरेशन है। ओके, मतलब कोई कुछ कंट्री के लोग जमा हो गए और एक डिक्लेरेशन, जनरली लीगली मैंडेटरी नहीं रहता, और रहा भी ना क्या रहता है, जो पार्टी साइन करते हैं उनको मैंडेटरी रहता है, ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं। तो आप यहाँ पे 3 इलिमिनेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 4 बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई अच्छी चीज है तो उसको एंडोर्स करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, बिग कंपनीज करेंगे, इंडिजिनस कम्युनिटी करेंगे, तो मतलब 4 तो आपके आंसर में रहना चाहिए। ओके, 3 नहीं रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है। ओके, 1, 2 एंड 4। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना, ये हमने भी नहीं पढ़ा था, भले पढ़े भी हो ना, याद नहीं रहती चीज एग्जाम में। ओके, सब नया ही दिखता है। तो ऐसे केसेस में क्या श्योरली आप इलिमिनेट कर सकते, बस कॉमन सेंस लगा कि इलिमिनेट कर दो, और तो 1-2 इलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। और क्या रहना चाहिए, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो रहना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर, और इंडिया ने इसको साइन वगैरह नहीं किया। फिर इसके बाद देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रहते हैं, हमने पढ़े हैं आयरन के ओर्स,
मैग्नेटाइट, हेमटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो मुझको बता सबसे ज्यादा आयरन क्वांटिटी किस में रहता है, सबसे प्योर क्वालिटी? मैग्नेटाइट। ओके, हिंदी में लेडीज को कहते हैं महिला, महिला, महिला से याद रखो, महिला। मैग्नेटाइट, हेमटाइट, लिमोनाइट, ओके, इसका सिडेराइट है। कंफ्यूज होता है मैग्नेटाइट है या हिंदी में लेडीज को महिला कहते हैं, महिला। तो एम से मैग्नेटाइट, एस से हेमटाइट, एल से लिमोनाइट, उसका सिडेराइट। वो सीक्वेंस है क्वालिटी का, सबसे अच्छा क्वालिटी मैग्नेटाइट। ऐसा ही और एक रहता है कोल वाला। कोल में सबसे टॉप पे क्या आएगा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, याद रखना। और इंडिया में जो है एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, पीट एंड बिटुमिनस ज्यादा मिलता है, एंथ्रासाइट कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा, इसको याद रखो। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक पार्टिकल कहाँ पे इमिट होते हैं? ओके, 1 2 3 4 5। तो ऐसे क्वेश्चंस में ब्रेक्स ऑफ मोटर फ्यूल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोर्स, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइन्स, क्या करो? इंक्लूसिव अप्रोच। यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ की में बी दिया है 1 2 4 और कुछ की में विजन में वगैरह डी दिया है। ओके, तो अब ये चीजें याद करते बैठोगे ना, कंफ्यूजन हो जाए, इसमें है इसमें नहीं है, तो और अगले साल वो नया ही पूछेगा। तो क्या करना, इंक्लूसिव लेके चलो, भले ही एक गलत होगा, दोस्त सही भी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं 26। ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर क्या करता है, ऊपर लिखा हुआ, पढ़ लो उसको। ये लोग क्या करते हैं, जो मिनरल है सब खा लेते, फिर बॉडी में उसका फिल्टर हो जाता। ओके, जैसा अब ये ऑयस्टर पानी ले अपने गिल्स के ऊपर से पास करा देते, तो गिल्स उनके जो अच्छी चीजें न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको अब्सॉर्ब करते, बाकी का छोड़ देते, उसको फिल्टर फीडर है। ये है ऑयस्टर। ओके, दिखने में ऐसा है, ये फेमस डिश भी है, लोग खाते भी इसको, ऑयस्टर। खाता है ना? अच्छा अच्छा, उसके फोटोज भी हैं ऐसे, चिप टाइप में रहता है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैंगो की वो सीड जैसा रहता है उस टाइप में, और उसके अंदर जो रहता है वो खाते हैं ना। तो अच्छा अच्छा, फिल्टर कर, बराबर। हाँ हाँ, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो, अब हमारा काम क्या है, कैटफिश, ऑक्टोपस और पेलिकन, इनका भी कुछ तो फीचर रहेगा, एक एक सेंटेंस में वहां पे लिख कर। कैटफिश का क्या है, दिखती कैसी है, या फिर कुछ। ऑक्टोपस का क्या है, वो भी बहुत न्यूज में था वो, तो ऑक्टोपस का क्या फीचर है वगैरह। और पेलिकन, पेलिकन या बर्ड है, कहाँ पे मिलता है, कौन सा सेंचुरी में है, आयुष्मान स्टेटस क्या है, तो ऐसे दो तीन चीजें इसको देख। ओके, पेलिकन बर्ड है। हाँ, 27, बायो जियो केमिकल साइकिल, साइकिल्स हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट से साइकिल रहते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो इसमें से पूछा है रॉक बेस्ड साइकिल कौन सी, रॉक, रॉक जिसका ओरिजिन है। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ये गैस बेस्ड साइकिल। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सॉइल में रहता है, रॉक्स में रहता है, मिनरल है, तो उसका सोर्स क्या आएगा, फॉस्फोरस, मतलब ये रॉक है। सल्फर, ये गैस भी रहता है, मिनरल में भी रहता है। ओके, पर फॉस्फोरस और सल्फर में दोनों में मोस्ट करेक्ट आएगा हमारा फॉस्फोरस है। ओके, याद रखना।
ये बेसिक क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट में आपने इसको पढ़ा ही होगा, बायो जियो केमिकल साइंस। तो ऐसे टर्म्स पे खेलता है। न्यूट्रिएंट, हाँ एनपीके। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर, सल्फर भी है तो याद रखना फॉस्फोरस यहाँ पे हमारा आंसर है साइकिल। ठीक है, अब देखो 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रियोर्स। डेट्रियोर्स क्या है? डेट्रियोर्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर। यहाँ पर देखो अर्थ हमको पता रहता है, ये वन ऑफ द प्राइम डेट्रियोर, तो आंसर में आपके वन रहना ही चाहिए। ओके, तो दो बी आपका चला गया। दूसरा जेलीफिश, पता नहीं। मिलीपेड्स, पहली बार सुना है। सी हॉर्स, याद नहीं आ रहा है क्या है। वुड लाइस, लाइस मतलब जो बालों में रहते हैं ना, लाइस कहते हैं उसको जो, तो वो रह सकता है, छोटा सा इंसेक्ट है, तो वो करेगा डिकम्पोज वगैरह। तो वुड लाइस मतलब वुड को जो ये कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर 1 और 5 आपके आंसर में रहना चाहिए। तो सी और डी दो में देखो। अब देखो यहाँ पर जेलीफिश और सी हॉर्स। सी हॉर्स एक बार पूछा था यूपीएससी। ओके, मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये 2013 का क्वेश्चन नंबर 10 ए से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल्स? सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉयन। ओके, तो यहाँ पर देखो सी काउ डुगोंग हमको मालूम है मैमल है, सी लॉयन भी मैमल है। ओके, सी हॉर्स ये फिश रहती है। ओके, वर्टब्रेड फिश है। फिशेज जनरली इनवर्टब्रेड हम कहते हैं ना, फिश वर्टब्रेड आता है, इनवर्टब्रेड रहता है, लेकिन हाँ, तो सी हॉर्स क्या है? वर्टब्रेड फिश है, सॉरी वर्टब्रेड ही है ना, ठीक है। तो आपका जो सी का हॉर्स जो रहता है फिश ही है या ऐसी रहती है? हॉर्स जैसा इसका फेस रहता है। ओके, इसको याद रखो, ये फिश है, डेट्रियोर नहीं है, ये फिश है। फिश मतलब क्या रहेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, हर भी हो रहे। ओके, और इसके बाद हाँ ऐसा, मैं अभी देखा फिश में है, टाइप ऑफ फिश है। जेली फिश ये नहीं आता। ओके, जेली फिश के डायग्राम देखो, अपने डायग्राम दो। हाँ ठीक, तो देखो यहाँ पर जो इससे पहले जो स्पेशीज दिए गए ना, उनके बारे एटलीस्ट का डायग्राम तो भी देख, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थोड़ा सा देख लेने। आपके ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजा हुआ 2030 टू 20 तक के, उसमें क्वेश्चन पेपर पे ऐसे नोट बनाए पीवाईक्यू एनालिसिस, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, वो जल्दी हो जाएगा। और उसमें आपके पॉइंट ऐड करो। ओके, जहाँ पे इमेजेस कम है तो इमेज ऐड करो, कोई स्पेशीज है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो वहाँ पे, उसको इनरिच करो। ओके, वो सईद सिद्दीकी हमारे एक दोस्त है, उनका पीडीएफ है, तो आप वहां से देख लेना उसको। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें से कौन सा डेट्रियोर्स है, तो सी हॉर्स और जेलीफिश को एलिमिनेट कर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 5। ओके, ठीक, इसके बाद देखो कॉमन कार्बन मेट्रिक, ऑप्शन काफी क्लोज थे यहाँ पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को जमता है करना है, नहीं तो छोड़ते हैं। ठीक है, आंसर इसका ए है, बस पढ़ लो उसको। यूएन कॉमन कार्बन मेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms? symbiotic relationship मतलब मिलजुल के रह लेना दूसरों के साथ, उसको कहते हैं symbiotic relationship। तो एक पॉजिटिव चीज है। अब सिनान्ड्रिया, फंगाई, प्रोटोजोआ करेंगे ही, हर कोई स्पीच, हर एक को जगना है इस दुनिया में। ओके, तो सिम्बायोटिक किसी की हेल्प तो वो लेंगे ही, तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इंक्लूसिव अप्रोच रखना। फंगाई का भी हमने देखा, फंगाई और अलगी दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ भी रह सकता है, सिनान्ड्रिया,
ये कोई ग्रुप ऑफ स्पेशीज रहता है? प्रोटोजोआ भले ही पैरासाइट, अच्छा पैरासाइट है, तो ऑल प्रोटोजोआ आर पैरासाइट। अब कोई अच्छे भी रह सकते हैं, जैसा मलेरिया वाला तो वो समझो हार्मफुल है, ओके, बट दूसरे भी रह सकते हैं, ओके। तो थोड़ा सा देखो इस पे, ओके। विजन के हिसाब से डी है आंसर, ऑल ऑफ दिस है पॉसिबल है, ओके। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जेलीफिश सिनान्ड्रिया में आता, ओके, तो पॉसिबल है ना। तो आपने देखे होंगे ये जो 20 to 30 जो 10 क्वेश्चन है, ये वाकई में मतलब ऐसा था एग्जाम में, मतलब क्या पूछ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ओके क्वेश्चन कुछ सोर्स नहीं कभी पढ़ा नहीं, मतलब इतना स्पेसिफिक पूछ रहा है। लेकिन ये 10 के अलावा 90 तो अपनी ही क्वेश्चन है ना, तो वो थोड़ा सा सोचो, भले ये 10 जितने आ रहे उतने करो, कुछ नहीं समझ रहा है इंक्लूसिव अप्रोच लेके करो, ओके। 5 सही आएंगे, 5 गलत है, लेकिन नेट बैलेंस तुम्हारा पॉजिटिव ही रहा। लेकिन ये क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के 90 क्वेश्चन मतलब गलत नहीं कर, अपना स्टेबल रखना है, मेंटल टफनेस यहाँ पे लगता है क्वेश्चन। कंटिन्यू ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे, हमको एक भी नहीं आएगा उसमें से, होता है अक्सर, ओके। ए बी सी डी सेट रहते हैं, कोई सेट वालों को हो सकता है ये 10 क्वेश्चन स्टार्ट में आए, तो वो बच्चे तो पूरे घबरा ही जाएंगे, तो अरे क्या पूछा, एक भी क्वेश्चन। तो अभी पूरा मैच अभी बाकी है, अभी 10 ही क्वेश्चन हुए, अभी 90 क्वेश्चन बाकी है। तो 10 क्वेश्चन आप ऐसा भी 11 से स्टार्ट कर सकते, 10 नहीं आ रहे ना कोई बात नहीं, आखिरी में देखें, 11 to 100 अच्छे से कर लो, फिर वापस इससे आ जाओ, ओके। तो ये चीज ध्यान से रखो। अब क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ से हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 64 योगिनी टेम्पल। अब बस नाम सुना था कहीं पर, तो भी कुछ पता नहीं था ये क्या है सर। स्टेटमेंट 1 2 3 4 रीड किया, ओके। तो आप स्टेटमेंट 1 रीड करो, स्टेटमेंट 2 भी रीड करो, 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, चारों स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट 1 और 2, अगर आप ये दो पढ़ते हो तो एक चीज तो समझ में आएंगी, ये टेम्पल सर्कुलर है, ओके। टेम्पल क्या है अपना, सर्कुलर है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो, वो पार्लियामेंट के डिजाइन को इंस्पायर किया। पार्लियामेंट का डिजाइन इमेजिन करो, सर्कुलर है, तो फिर वो लिया ही होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई कोई थीम कॉपी किया ही होगा, ओके। तो फोर्थ हमारा श्योर भी सही होगा। अब ऑप्शन देखो, फोर्थ किसमें है, 1 और 4 में है, और 2 3 4 दो में है। अब चेक करना है रॉन्ग होने की चांसेस किसके ज्यादा है, 1 के ज्यादा है या 2 3, ओके। ओनली दिया है, वहां पे भी गेम कर सकता है, और विष्णु का टेम्पल है, वो भी उसका आदत है, विष्णु को शिवा करेंगे, शिवा को विष्णु करेंगे। तो रॉन्ग होने के चांसेस 2 3 के ज्यादा हैं कंपेरेटिव 1, ओके। तो कम रिस्क वाला जो है उसको आप पकड़ लो, 1 और 4 आप आंसर मार्क कर सकते, ओके। तो इस तरीके से जो आपको पता है जो सही होना चाहिए, पॉजिटिव है, उसको पकड़ के एलिमिनेट करो, और फिर जो बचे हुए हैं उसमें से ज्यादा राइट रहने के चांसेस किसके हैं, उसको पकड़ के आंसर निकालो, ओके। तो यहाँ पर 1 और 4 शिवा टेम्पल है, और नॉट ओनली सर्कल, दूसरे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो सर्कुलर है। 32, ये न्यूज न्यूज में, ओके। धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, तो धोलावीरा के क्या फीचर्स हैं आपको पता रहना चाहिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर है, याद रखो। ऐसे 8 10 साइट है तो इसके वो पढ़ के रख देना, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ओके। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिला, मोहनजोदाड़ो, बराबर। फिर उसके बाद क्या पूछता है, डॉग, डॉग कहाँ पर मिली, लोथल पे मिली है, ओके। डबल ब्यूरियल, डबल ब्यूरियल, एक कबर में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, लोथल में ही है शायद,
सिटी विदाउट सिटाडेल, चन्नोदारो है क्या? चेक करना। चन्नोदारो में मार्किंग ऑफ ये भी है, कैट, कैट के पॉज के इंप्रेशन भी। चन्नोदारो ऐसे याद रखो, चलना, चलने से वो पॉज, पॉज के इंप्रेशन है, कैट पॉज। ओके, ये एक हो गया। और एक है, जनरली सिटीज जो है तो दो पार्ट में डिवाइडेड, अपर टाउन लोअर टाउन। तो एक सिटी था जो थ्री फोल्ड पार्टिसिपेशन, धोलावीरा, धोलावीरा है थ्री। ढोल, ढोल पता है, ड्रम, तीन साइड रहते हैं, दो अपोजिट साइड और बीच में कर्व साइड, तो तीन से याद रखो, थ्री। ओके, थ्री फोल्ड पार्टीशन इसमें धोलावीरा। 33 पूछा गया है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ओके, अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, 17th सेंचुरी बोला तो मतलब 1600 टू 1700, फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1625 से पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? ओके, भरूच, श्रीकाकुल और त्रिचिनापल्ली। ओके, हाँ, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। भरूच ये गुजरात साइड में, तो यहाँ पर उनका था। ओके, चिकाकुल जो है इसको अभी श्रीकाकुलम कहते हैं, यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश का नहीं था, फ्रेंच का। त्रिचिनापल्ली, त्रिचिनापल्ली ये बैटल एंड कर्नाटिक वार्स वगैरह जब चल रहे थे ना, तब ये उसमें आता है मेंशन। ये नवाब अरपट उसके अंडर में, तो यहाँ पर ब्रिटिश की ये साइट नहीं। फैक्चुअल है, आता है तो करना है, नहीं तो स्किप करो, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे नहीं एलिमिनेट करना है जैसे। ओके, ऑप्शन बहुत क्लोजर है, तो उसको आंसर इज 1। जो ब्रिटिश जो यूरोपियंस आए हमारे पास इंडिया में, तो वो उनका न्यूमोनिक एक पता रहना चाहिए, और दूसरा फर्स्ट कॉल। जो अराइवल ऑफ यूरोपियन है, सबसे पहले इनका न्यूमोनिक है पीडीएफ, पोर्तुगीज, डच, यूरोपियन और फ्रेंच। पोर्तुगीज का कहाँ पे था फर्स्ट कॉलोनी, फर्स्ट फैक्ट्री? कोची। ओके, कोची आए वो कालीकत में, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है यहाँ पर बना कोची। डच मसूलीपट्टनम, अभी उसका नाम क्या है? मछलीपट्टनम, ठीक है, याद रखना। इंग्लिश सूरत, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों का भी सूरत है, सूरत और ओके। ओके, आप ध्यान देना, तो ये अराइवल ऑफ यूरोपियन का सीक्वेंस था, पीडीईएफ, पोर्तुगीज, डच, यूरोपियन, इंग्लिश, फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है? फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षा इन द अर्ली 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया? ये देखो, आप अगर इसके नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे, छोटे छोटे डायनेस्टीज जो हम जनरली पढ़ते नहीं, तो इससे क्या पता चल रहा है? और एक क्वेश्चन है आज, मुगल का सक्सेसर स्टेट्स वगैरह पूछा गया, तो ऐसे हैं जो जनरली वी डू नॉट रीड। तो इसके लिए ये जो डायनेस्टीज है, इस पर भी हमको एक नाम से तो फैमिलियर होना चाहिए, नाम कहाँ पर थे और कब थे। कब मतलब सेंचुरी, ईयर नहीं, सेंचुरी। तो ये चीज, तो अब ये चीज कहाँ से कवर करोगे? जैसा लूसेंट है हमारा, लूसेंट में दिया हुआ रहता है कि ये पीरियड में ये डायनेस्टी यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा देखो, वो किंग का नाम और फेमस बैटल्स, डायनेस्टीज का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर 6 चीजें हैं, तो ऐसे ऑप्शंस देखो जो हम निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुप्ताज ऑफ मगधा, ओके, ठीक है, पता नहीं। परमार ऑफ मालवा, परमार ऑफ मालवा आप गेस कर सकते, ये राजपूत है। राजपूत का इमरजेंस कब हुआ है? मिडिवल पीरियड में हुआ, ओके, 8th सेंचुरी के बाद से, ठीक है। तो आप दो को एलिमिनेट कर दो, तो बी और डी आपके बच जाएंगे। पुष्यभूति, मुखारिस, यादव, यादव ऑफ देवगिरी, ये किसके कंटेम्पररी थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी यादव को, रामचंद्र यादव जो था उसको डिफीट करता है। तो आप एलिमिनेट कर दो फिफ्थ को भी, एक ही बचेगा, 1 3 4 6।
ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करो। राजपूत स्टेट मिडिवल पीरियड में, वो भी अर्ली मिडिवल, 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, इसको अर्ली मिडिवल कहते हैं। तो परमारास, चंदेलास, चंदेलास दिल्ली, चंदेला कहाँ पर थे? खजुराहो साइड, बुंदेलखंड जिसको कहते हैं। ओके, पवार या फिर परमार मालवा साइड। ओके, इसके बाद तोमर थे दिल्ली, चौहान अजमेर। ओके, और एक चालुक्य सोलंकी, ये हमको याद रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो 35, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नुनिस, द वुमन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर और वो किसका कंटेम्पररी था, ये हमको पता रहना चाहिए। कोई मुझको सेशन के बाद याद दिला तो उसका एक पेज पे नोट्स बनाए, ट्रैवलर और उसका किंग कौन सा था, वो मैं शेयर कर दूं। दूसरी बात, नुनिस के बारे में पूछा है। नुनिस एक ट्रैवलर था विजयनगर के टाइम। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। वो जो वुमन वो टाइम पे काफी एक्टिव थे विजयनगर में, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसिंग। अब हम रेसलिंग पर चले गए, हमको लगा रेसलिंग क्या करते हैं वो टाइम पर, वो है हमको, पर चल जाता है, अगर रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। आपको ये पता होगा जो मौर्य डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह, इनके बॉडीगार्ड वुमन रहे थे। ओके, ये वुमन बॉडीगार्ड रहे थे, तो इनको भरोसा नहीं था आदमी बॉडीगार्ड्स पे, तो पता नहीं कभी मार भी दिया। ठीक है, तो ये लोग वुमन बॉडीगार्ड याद रखें। फिर इसी तरीके से, और जैसा वुमन के बारे में पूछा जाए तो रजिया सुल्तान वगैरह तो आपको पता रहता है, फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, मतलब फीमेल। इसी तरीके से साउथ में भी एक क्वीन थी, रानी रुद्रम्मा देवी, काकतीय डायनेस्टी। ओके, ये थी 13th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी। वो टाइम पे ट्रैवलर आए थे, मार्को पोलो, उसने उसका मेंशन किया। ओके, तो ये भी हमको पता रहना चाहिए। जनरली फीमेल रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो भी रहते ही। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारा 36, विद सर रेफरेंस रिपीट टू करिए मर्दन सर, आप पल्ली। क्या बोले? हेलो सर, रिपीट अच्छा, करिए सर, आप क्या हाँ, बोले? ठीक है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मैं हाँ सर। रिपीट करता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? ओके, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसा फीमेल के ऊपर एक दो क्वेश्चन रहते हैं फीमेल पर्सपेक्टिव से, तो जो हिस्टोरिकल पीरियड में याद रखना, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो रजिया सुल्तान, शी वाज द फर्स्ट फीमेल क्वीन ऑन द दिल्ली थ्रोन। ओके, फिर इसी तरीके से और जो फेमस वुमन है दिल्ली सल्तनत में, तो फॉर एग्जांपल ये शाहजहां के डॉटर्स, रोशन आरा, जहाना, ये याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चांदनी चौक वगैरह डिजाइन किए थे, ये रोशन आरा, जहान आरा, ये लोगों ने किए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, नूरजहां, वाइफ ऑफ जहांगीर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका काफी रोल था। जो इत्मादुद्दौला टॉम है, आर्ट एंड कल्चर में आपने देखा होगा, इसको प्रीकर्सर ऑफ ताज कहा जाता है, तो नूरजहां ने बनाए, इत्मादुद्दौला टॉम। ओके, फिर इसके बाद गुलबर्गा, गुलबदम बानोवे, हाँ, इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हुमायूं की, हुमायूं नाम, वो याद है। फिर इसके बाद जो बहादुर शाह जफर एकदम लास्ट वाले थे, उनके वाइफ मुमताज महल। ओके, मुमताज महल ही ना, जीनत महल। तो जीनत महल ने मोटिवेट किया था बहादुर शाह जफर को टू टेक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, तो ये याद रखो। मुमताज महल वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां, मतलब मदर ऑफ औरंगजेब। ओके, औरंगजेब, मैं नाम लेता हूँ, ये सब भाई बहन, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद, ये चार भाई थे और दो बहनें, रोशन आरा और जहां। ये टोटल 6 मतलब सिबलिंग्स है, पूरे के पूरे शाहजहां और मुमताज महल दोनों। ओके, इनमें बहुत बाद में ये जो चार फ्रैट्रिसाइडल वॉर होता है, बहुत बड़ा वॉर हुआ, और फिर औरंगजेब इमर्जेस विक्टोरियस, तो याद रखना। फिर इसके बाद जो साउथ साइड में जो है फेमस लेडीज, तो उसमें रानी रुद्रम्मा देवी। ओके, शी वाज आल्सो फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी। ओके, शी वाज काकतीय क्वीन। ओके, रानी रुद्रम्मा देवी। और मार्को पोलो एक ट्रैवलर था, वो टाइम पे आया था इंडिया में, तो उन्होंने उनका मेंशन किया है। ओके,
फिर इसी तरीके से और एक फेमस लेडी है जो बहामनी में थे, चांद बीबी, याद है? चांद बीबी वो कुछ अकबर के कंटेम्प्ररी, अहमदनगर। तो ये थोड़ा सा आप देखिए। इसके बाद देखो 36 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मंदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज करेक्ट? ये पता था किसी को आंसर इसका एग्जाम में? ओके, नहीं पता था, आता है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। ओके, ये था यहाँ पर। तो अब देखो, अब खैर ये तो पूछ लिया, बंगाली वेंकैया इनका भी देख लेना। ही डिजाइन द ट्राई कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर, बंगाली वेंकैया। तो इन्होंने देखो जो ही वॉज फ्रॉम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, डिजाइन नेशनल फ्लैग एंड प्रेजेंटेड इट टू महात्मा गांधी इन 1920। विजयवाड़ा याद रखना लोकेशन। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ट्राई कलर गिफ्ट दिया। फिर ऐसी कुछ चीजें हैं, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम कब संग हुआ इंडियन सेशन, आईएनसी सेशन, कलकत्ता सेशन में 1911 में कुछ वो उसको सिंग किया गया था आईएनसी। तो ऐसे आप लोग वंदे मातरम का भी देखिए, उसका भी कलकत्ता ही सेशन है पर ईयर कोई दूसरा। नेशनल एंथम 1911 कलकत्ता सेशन, वंदे मातरम भी कलकत्ता सेशन ही है पर ईयर कोई डिफरेंट है। इसको देखिए फर्स्ट टाइम कब हुआ। हाँ, याद है, दोनों भी कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट 37, हाँ नीचे दिया हुआ है एनसीईआरटी में स्टार्ट का जो पेज रहता है जनगण मन, तो वहां पे लिखा हुआ है नीचे। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ओके, तो देखो एनसीईआरटी कितना केयरफुली रीड करना है, इससे पता चलता। 1896 कलकत्ता सेशन फर्स्ट टाइम वंदे मातरम, 1911 कलकत्ता सेशन फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम। ओके, तो इसको आप लोग उसमें ऐड करो। ओके, अब इसके बाद देखो 36 हो गया। 37, हिस्टोरिकल प्लेस आर वेल नोन फॉर, बुर्ज ओहम, चंद्रकेतुगढ़, धनेश्वर। देखो हिस्ट्री हम पढ़े थे लास्ट सेशन में, हमने देखा भी था हिस्ट्री का फ्लो कैसा हो रहा है। ओके, तो हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है ना पैलेलिथिक से स्टार्ट होती है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके फिर मेटल एजेस आएंगे। मेटल एजेस में सबसे पहले चाल्कोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन एज, फिर आयरन एज के बाद फिर अपना चालू होता है महाजनपदाल और वो आगे की पूरी डायनेस्टी। ओके, तो यहाँ पर जो बुर्ज़ोम साइट है, पहले तो हम बता रहे थे बुर्ज़ोम किसकी साइट है, कौन से एज की साइट? बुर्ज़ोम इज नियोलिथिक। ओके, बुर्ज़ोम, गुफ्रकाल। ओके, तो ये नियोलिथिक साइट है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ था। ओके, ये नियोलिथिक साइट है, सेटल लाइफ स्टार्ट हुई यहाँ पर। पीट ड्वेलिंग, जमीन के अंदर घर करके रहते थे, और ब्यूरियल, पीट ब्यूरियल, तो ये लोग पीट ब्यूरियल विद अलॉन्ग विद एनिमल, डॉग के साथ इनको ब्यूरी किया जाता है। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखें, बुर्ज़ोम गुफ्र। तो आपका अब अपना अपना काम क्या बनता है? ईयरफोन है कि नहीं? यूएसबी वन। जस्ट वेट फॉर 2 minutes.
आवाज आ रही है मेरी? चेक करो। एम आई ऑडिबल? बैटरी है ना अच्छी से? हेलो, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक। ओके, ठीक है। तो अब हम बैक टू द वर्क। मैच द पेयर्स पूछा है। हाँ, तो इसमें पूछा गया है बुर्ज होम। तो देखो, रॉक कट श्राइन्स कब आते हैं? श्राइन्स, टेम्पल्स वगैरह। श्राइन्स, टेम्पल्स कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है? गुप्ता से पढ़ते हैं हम। ओके, हड़प्पा में भी नहीं थे इवन श्राइन्स, रॉक कट श्राइन। वर्शिपिंग था, मैजिक था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी देयर, बट डेडिकेटेड श्राइन्स वगैरह नहीं थे। बस यही चीज हमको पकड़ना था। बुर्ज होम में नियोलिथिक साइट है, तो वहां पर और ये आयरन एज के बाद आ रहा है अपने पास, महाजनपदास के बाद वर्शिपिंग वगैरह आ रही है, डेडिकेटेड श्राइन्स। तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो वन अगर एलिमिनेट करते हो तो बचता है ए और बी। सॉरी, ए और बी चला जाएगा, सी और डी बचता है, 3 और 2 और 3। मतलब 3 तो श्योरली सही है। अब भी देखो, चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा। ओके, चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा। टेराकोटा क्या रहता है? मिट्टी रहती है। मिट्टी का तो हर प्लेट में हमने यूज किया पॉटरी वगैरह बनाने के लिए। ओके, पॉटरी भी नियोलिथिक के बाद से स्टार्ट होता है। ओके, तो चंद्र केतुगढ़ ये भी एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी मैप दिए, देखो अलग अलग एजेस के, तो उसमें कोई एक मैप में है चंद्र केतुगढ़। ओके, तो मैप की रीडिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो, हम क्या करते हैं, रिवीजन जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और उसमें क्या करते हैं, मैप को बस ऐसा यूं देख के आगे बढ़ा देते, मैप को देखते ही नहीं हम। तो ऐसा नहीं करना है। अभी क्या करो, अब जैसा हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं ना, पहले क्या करो, सिर्फ मैप ही देखो, पढ़ो कुछ मत, थ्योरी कुछ नहीं मत पढ़ो, सिर्फ मैप ही पढ़ो। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, सीधा डायरेक्ट पहले क्या पढ़ो, आर्टिकल्स कौन से हैं, अमेंडमेंट कौन से हैं, पार्ट्स, शेड्यूल्स, इसको पहले पढ़ लो। ओके, तो ये भी एक तरीका है रिवीजन करने का। ओके, तो ये चीजें अगर बार बार पढ़ेंगे ना तो फिर हमको याद रहेगा, और ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से रिवीजन क्या करो, सुबह आधा घंटा आगे लाइब्रेरी सुबह पहले, बस सिर्फ मैप देखो, एनसीईआरटी आवर पास्ट 1 2 3, जो एनसीईआरटी 1 2 3 थीम्स वाले देख लेना, बहुत पक्का हो जाएंगे आप। तो ऐसे इसको फिर इस तरीके से करना था। यहाँ पे आंसर है आपका 2 और 3, याद रहे। 38। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in the pursuit of fugitive Khwarizm prince. Okay, चंगेज खान का इन्वेजन हुआ था, कब हुआ था? दिल्ली पर आया था, दिल्ली लूट लिया था, कब हुआ था? लास्ट डिकेड ऑफ 14th सेंचुरी, 1398 में आया था। ओके, सॉरी चंगेज बोल रहा है। सॉरी, चंगेज बराबर, अल्तमश के पीरियड में चंगेज आया था। ओके, और वो ख्वारिज्म प्रिंस आता है, बाद में वो रिक्वेस्ट करता है अल्तमश को कि मुझको पनाह दे दो, और लेकिन अल्तमश उसको रिजेक्ट कर देता है, नहीं हम लोग नहीं देंगे, तो फिर वो नहीं आता। तो ये बराबर सही। सेकंड स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पर, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान। ओके, चंगेज खान इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, वो बस वहां तक ही आता है, उसको मतलब इंडस तक आएगा फिर वापस जाएगा, लेकिन चंगेज खान आ जाता है। तो दिल्ली में उसने रेड किया था 1398। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 14th सेंचुरी बोल सकते हैं। ओके, 1350 से पहले था वो, 1325 to 1350 ऐसा कुछ का पीरियड है। और ये जो आया 1390s में ये हुआ है, तो इसलिए ये सेकंड गलत हो गया। Third, it was during the reign of Devaraya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. देवराय II ये थोड़ा फेमस किंग है, याद रखना इसका नाम। ये था 1446 में डेथ हो चीज, और वास्को द गामा है 1498। अब देखो यहाँ पर हम कैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हो। तैमूर बाद में है और मोहम्मद बिन तुगलक पहले थे। ओके, तो 2 एलिमिनेट कर दो तो आपका बी और डी तो चला जाए। अब आपके पास क्या है, 1 ओनली या 3 ओनली? तो 1 ओनली 3 ओनली। अब इसमें आपको एक सेलेक्ट करना, तो उसमें 1 सही है, अगर ये पता है तो आंसर आ जाए। तो थर्ड आपको जरूरत नहीं थी कि पता रहना ही चाहिए। आज हम 50 तक कर लेते हैं ना, 430 तक, 50 तक कर लेंगे, फिर कल और 50 नेक्स्ट 50 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सेंट फ्रांसिस जेवियर was one of the founding members of Jesuit order। ठीक है, रह सकते हैं, सेंट है नाम। सेंट फ्रांसिस जेवियर died in Goa and a church is dedicated to him there। एक्चुअली क्या हुआ था, वो डाइड हुए थे चाइना में, फिर चाइना में फिर वहां पे उनको दफन करते हैं, फिर बाद में 2-3 साल के बाद उनके लास्ट जो मॉर्टल रिमेन्स उनको लेके गुजरात में, गोवा में उनको फिर वहां पे चर्च वगैरह बनाते हैं। ओके, तो डाइड हुए चाइना में, लेकिन जो श्राइन की चर्च है डेडिकेटेड गोवा में, तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा। थर्ड, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, तो ये सही है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, ऐसा पूछता नहीं जनरली क्रिश्चियन मिशनरीज पे वगैरह, पर पूछ रहा है, तो थोड़ा सा क्रिश्चियन के फेमस चर्च और उनके फेमस मिशनरी थोड़ा सा एक पेज पे नोट बना लो, ये हमारे लिए काम है। ऐसे एक वो डच मिशनरी थे विलियम कैरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका रोल है, तो थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेना, विलियम कैरी। ओके, और जो सेंट जेवियर वगैरह है ना, तो ये गोवा पोर्तुगीज किस में था ना, तो पोर्तुगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जब पढ़ते हो ना, तो ये चर्च का मेंशन आता है आर्किटेक्चर, जैसा ब्रिटिश का पढ़ते हैं विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल वगैरह, ऐसे पोर्तुगीज का अपना स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 40, देखो ये क्वेश्चन नंबर 40 ये प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन। और मुझको अभी कल ही अपने मुजम्मिल भाई ने बताया कि मतलब ये जो क्वेश्चन है, बिजनेस बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी आती है 11th की 12th की। ओके, तो उसमें से पूछा गया बिजनेस की। टेलीग्राम की है क्या? ओके, ये बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी है। ओके, तो 11th की है ना? हाँ मुजम्मिल, 11th की है ना? साथ ही इसकी लिंक ग्रुप पे भेज देना, एनसीईआरटी का नाम और ये बड़ी है क्या? अच्छा, तो ठीक है, इसको देखते हैं, कुछ करते हैं। दया भागा सिस्टम प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउज बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली टू बी को पार्टनर्स, मतलब पार्टनर। पढ़ लो उसको। तो वो बिजनेस के एनसीईआरटी से लिया गया। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका एक एक चैप्टर एक एक बच्चों को डिवाइड कर दो, और उसमें जो ऐसे हिस्टोरिकल टर्म्स वगैरह है ना, बस उसको हाईलाइट करने का काम करें, फिर उसको शेयर कर दो, आप एक पीडीएफ मर्ज करें, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, पूछ रहा है तो थोड़ा सा देखना भी चाहिए। तो 2 एनसीईआरटी, 11th की एक है, 12th की। जैसे टर्म्स है, बस टर्म्स देखना, सब्जेक्ट मैटर मत पढ़ो, जो कोई बिजनेस के कंसेप्ट है वो हमारे लिए काम है, पर ऐसे जो हिस्टोरिकल वगैरह पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसको ही थोड़ा सा देख लेना। तो ग्रुप में कर दिए तो जल्दी हो जाए। हाँ, ये बिजनेस के एनसीईआरटी है। ठीक है, अब देखो वही तो मिताक्षर और दया भागा ये दोनों भी है अपर कास्ट के लिए। यहाँ पर उसने बोला कि मिताक्षर अपर कास्ट के लिए, दया भाग लोअर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी अपर कास्ट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि वो रीड कर लो, समझ में आएगा। मिताक्षर में अगर लाइफ टाइम ऑफ फादर आप क्लेम कर सकते हैं, और दया भागा में आफ्टर डेथ ऑफ फादर सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी। थर्ड जो पूछा है, मिताक्षर और दया भागा, मिताक्षर system deals with the matter related to property held by male member only, and whereas Daya Bhaga deals with the matter related to property held by both male and female.
स्वैप किया है ना, स्वैप क्या भी दिए पढ़े ना हमने इसको। मतलब दया भागा में ओनली मेल के लिए रहता है और मिताक्षरा में ये है। इसको मैं कट कर दूं। ओके, तो स्वैप क्या है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। आंसर यहाँ पे आएगा 2 ओनली। हाँ, ये ऐसे वाले क्वेश्चन इसको फर्स्ट राउंड में बस एक बार रीड कर लेने का और सेकंड राउंड में करना है। ओके, सेकंड राउंड, सेकंड में भी नहीं जम रहा है तो थर्ड राउंड। कोशिश ये करना है कि इसमें अब देखो ऐसा हार्ड लेवल का है ना, तो एक्सट्रीम मोड पकड़ो और उसको इलिमिनेट कर दो, तो एक स्टेटमेंट आपका इलिमिनेट हो जाएगा, उस पे से आप निकाल सकते हैं। पढ़ के आगे बढ़ जाने, हाँ कुछ नहीं करना, बस रीड कर लो ऐसे। पहले इसमें करे ना तो देखो मतलब क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन जो रहता है सेकंड रीडिंग में ज्यादा है रहता है हमारा। एक बार ऑलरेडी पढ़ लिए, दूसरी बार फिर से पढ़ रहे, तो आप वो जो ग्रे वर्ड्स रहते हैं, ग्रे एरियाज रहते हैं, उस पर फोकस हो जाता है, तो टैकल करना आसान, एक्यूरेसी ज्यादा हो। फर्स्ट राउंड में टाइम ज्यादा जाएगा, तो उसको कोशिश करो। फर्स्ट राउंड बस पढ़ के छोड़ना है, आगे बढ़ना। हाँ 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 हाँ, तो कट सकते हैं, 1 और 3 को काट सकते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट का भी डिफरेंस था, कर सकते। ओके, क्या बोले? हाँ, दया भागा था। एक मिनट चेक कर, ये देख, ये दया भागा को देख लो, दया भागा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मिताक्षर प्रिंस only the men were to be co-partners in the business. ओके, हो सकता है थर्ड। अब ये जो आंसर था विजन की के हिसाब से था, और शायद उनको पता नहीं होगा कि ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके, तो मे बी इसका आंसर आपका फिर ऑप्शन कौन सा है? नहीं, बी भी सही है ना, टू रॉन्ग है क्या फिर? दोनों में सनी है ऐसा, पर एज पर एनसीईआरटी तो ऐसा। रुको, इसको मैं क्या करता हूँ, डी डाउट की कैटेगरी में रखता हूँ, इसके ऊपर कल एक बार चर्चा करें। ओके, मिताक्षरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनके बाद देखो, भावभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वरा वेर फेमस। तो ये थे प्ले राइटर्स, थे प्ले राइट, प्लेज लिखा करते। किसी को इसका सोर्स वगैरह मिला है क्या, ये नाम कहाँ पे मेंशन वगैरह? भावभूति, हस्तिमल्ला, क्षेमेश्वरा, याद रखो प्ले राइटर्स थे, फेमस थे। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, रीड करना है, कौन सा करेक्ट है, रीड करो। ओके, ऑल वुमन अबव एज ऑफ 21 वोटिंग राइट्स कब मिला ऑल वुमन को? इंडिपेंडेंस के बाद मिलता है 51 में, 50 फर्स्ट इलेक्शन के टाइम। ओके, पहले तो था ही नहीं, पहली बात वुमन को था ही नहीं, दूसरी बात दिया गया बाद में, लेकिन वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी रही। ओके, एजुकेशन रहना चाहिए, इतने प्रॉपर्टी रहना चाहिए, तब दिया जाता था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या हुआ था, वुमन को वोटिंग राइट अलाउ किए गए थे, पर वो पावर प्रोविंसेस को दिया गया था, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ओके, तो आप दे सकते थे। तो मद्रास
प्रोविंस पहला प्रोविंस था जिसने वुमन को वोटिंग राइट दिए थे। ओके, लेकिन नॉट ऑल द वुमन, कुछ वुमन को। ओके, याद रखना 21 में कुछ दिए थे, नॉट ऑल द वुमन, बट लिमिटेड फ्रेंचाइजी अलाउ किए। बाकी इन जनरल अगर देखा जाए तो 35 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं। ओके, अनटचेबल, SC ST वगैरह, इसमें वुमन ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में मतलब डबल राइट रहता है, आप वो पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट करेंगे वो कम्युनिटी, और दूसरा जनरल इलेक्शन में भी आप वोट कर सकते, डबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 गिव वुमन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। ये सही है, रिजर्व सीट रिजर्व थे सेपरेट इलेक्टोरेट में, और वही खड़े होंगे वहां से, तो ये सही। एक रॉन्ग है, 2 सही। 43, अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942। अब सिर्फ बच्चे महेश इसलिए इसको गलत किए कि इतना आसान कैसे पूछ सकता है ये। ओके, तो ऐसे ज्यादा सोचना भी नहीं। नीचे और ए ऑप्शन में क्या दिया है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। बच्चों का कहना था कि लॉन्च हुई, रेजोल्यूशन कहाँ अडॉप्ट हुआ, तो इतना ज्यादा मत सोचो, क्विट इंडिया दिख रहा है, मार्क कर। ओके, क्योंकि नीचे के दूसरे ऑप्शन देखो, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तो ये कब किया गया था, ये 2-3 बार हुआ है। ओके, 1909 में भी हुआ, 1919 में भी हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगस्त ऑफर में भी बोला गया था। सेकंड, कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस। ये वर्ल्ड वॉर लॉन्च होता है तो तब हुआ था, पहले हुआ था। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन फुल डोमिनेंस स्टेटस once सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड्स। देखो क्रिप्स 1942 में आया, इसने क्या बोला कि डोमिनेंस स्टेटस हम आपको देंगे। ओके, इससे पहले अगस्त ऑफर बोला था, अगस्त ऑफर भी बोला था डोमिनेंस स्टेटस हम आपको देंगे, लेकिन क्या बोला था, इंशाल्लाह बोला, देंगे नहीं देंगे फिक्स ऐसा बोल रहा नहीं था। लेकिन क्रिप्स ने क्या बोला, हम देंगे ही आपको। ओके, लेकिन ये कांग्रेस ने बोला कि पहली बात तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे, दूसरी बात आप डोमिनेंस स्टेटस हमको दे रहे, वो भी अभी मतलब फौरन नहीं दे रहे, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ओके, तो फिर वो रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। तो क्रिप्स के फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई, याद रखें, क्रिप्स मिशन के फेल होने के क्विट इंडिया लॉन्च हुई। ठीक, नेक्स्ट 44, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन, ये किसने लिखा था, ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो ये था मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही फैक्चुअल है, आता है करना है, नहीं तो छोड़ देना। ओके, हम लोग उसको सरोजिनी नायडू करके आए, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी। नेक्स्ट, with reference to medieval India, which of the following is correct sequence of ascending order? परगना, सरकार, सूबा। आज भी देखो सूबा कहते हैं, सूबा बिहार, सूबा पंजाब, पंजाब सूबा वगैरह। सरकार और परगना, परगना नॉर्थ 24 परगना वगैरह है ना, साउथ 24। अच्छा, परगना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सरकार शायद मतलब डिवीजन रहती है। ओके, डिस्ट्रिक्ट रहता है कि सरकार, परगना उससे छोटा। ओके, सरकार, तो सूबा, सरकार, परगना। अब हमारा काम क्या होता, एंशंट वाले अब याद कर लेना, उसमें था भुक्ति, उपरिका, विषय, ग्राम, ग्राम, विषय और भुक्ति, ऐसा कुछ था। ये गुप्ताज में वगैरह, हर्षा में। फिर एक राष्ट्रकूटा थे, राष्ट्रकूटा में क्या था, भुक्ति नीचे था, राष्ट्र ऊपर था। राष्ट्र नाम में राष्ट्र है, तो याद रखना, राष्ट्र स्टेट को कहते थे, फिर नीचे भुक्ति नीचे था। भुक्ति का जो हेड रहता था उसको उपरिका कहते थे, भुक्ति का हेड वन उपरिका। फिर ऐसा ही हमारे पास इक्ता सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम है। इक्ता का जो चीफ रहेगा उसको मुक्ति कहते थे, मनसबदार में मनसबदार, मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार रहेंगे। इक्ता और मनसबदारी, इक्तादार भी कहते थे, बराबर। अब देखो इक्ता और मनसबदारी में डिफरेंस था। इक्ता में क्या था, जो इक्तादार रहेगा उसको लैंड रेवेन्यू तो असाइन होता था, प्लस वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इक्ता वाज मोर पावरफुल। मनसबदारी में ऐसा नहीं था, आपको बस लैंड रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, वो गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर्स रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, आपको लॉ एंड ऑर्डर की नहीं पावर नहीं।
याद रखें। 46 एक हिंदू एकता और जमींदारी, हाँ जमींदार भी सही है, जमींदार कह सकते हैं। जमींदार जो रहते थे हेरिडेटरी थे, लॉ एंड ऑर्डर उनको कर सकते थे, बराबर बराबर। तो ये मनसबदारी में क्या था, मनसबदारी में भी एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, लेकिन वहां पे भी लैटरल एंट्री थी। लैटरल एंट्री बोले तो ये जमींदार, ये लोग सपोज कोई एक जमींदार है गांव का बड़ा, और वो लोग मतलब मुगल की सॉजर्निटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुगल क्या करते थे, उनकी जमींदारी नहीं छीनते थे। वो बोलेंगे आप, आपका है तो आप ही रखो, बस हम इतना इतना रेवेन्यू आप पे करो, और आपको वहां पे पूरी पावर, पहले जितनी पावर थी वही थी। तो जमींदारी भी थी, इसको ही जमींदार, जमींदारी बराबर। और बाकी जो थे वो मनसबदार। मनसबदार में क्या रहता था, ट्रांसफर होता था, ओके, परमानेंट नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, which of the following is associated as a secretary to Hindu female school, which later known as Bethune female school? Okay, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये थे। तो अब जो स्कूल से हमको पता रहने चाहिए, जैसा कलकत्ता मदरसा किसने बनाया, वॉरेन हेस्टिंग ने। हिंदू कॉलेज एट बनारस, जोनाथन डंकन, ओके। फिर इसका वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, कलकत्ता में था। फिर और एक आता है हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, डेविड विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और एक था वेलेस्ली बनाता है, उसका नाम क्या था, वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज, याद है, ठीक। इसका 47, आई होप ये सब आपने सही किया होगा 47 वाला। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लन, ये क्या थे, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, याद है। 48 कौन सा करेक्ट है, निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। निजामत ऑफ आरकॉट ये हैदराबाद से इमर्ज नहीं हुई थी, बल्कि ये मुगल से ही मतलब आए थे, ओके। निजाम से नहीं थे, निजाम का इनका संबंध नहीं। दूसरा मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर, ये सही है, हैदर अली के टाइम पे ये होता है, वाडियर डायनेस्टी थी वहां पे, याद है। थर्ड रोहिलखंड किंगडम, ये कब हुआ था, 1650 के बाद, हाँ बराबर, हाँ 1750 के बाद, हाँ तलीकोटा के, अच्छा। तो विजयनगर का स्प्लिट हो जाता है बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद, और उसमें से एक वाडियर डायनेस्टी इमर्ज होती है, ओके। फिर वाडियर डायनेस्टी से टीपू सुल्तान, हैदर अली, मैसूर, ओके। इसके बाद देखो, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी, यहाँ पर उसने बहुत दिमाग से खेला, ओके। रोहिलखंड किंगडम देखो ये बनता है नादिर शाह की इन्वेजन के बाद। नादिर शाह आएगा 1739, दिल्ली को पूरा लूट के चला जाएगा। तो वो टाइम पे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है नॉर्थ इंडिया में, और उसका फायदा उठाते हुए कुछ अफगान नोबल्स रहते हैं, वो अपना अलग से किंगडम बनाते हैं, रोहिला। तो यहाँ पर बस अहमद शाह दुरानी नहीं आता, नादिर शाह। नादिर शाह के बाद अहमद शाह आएंगे, लेकिन वो बाद में आता है, ओके। तो यहाँ पर एक मैप है, आप इसको देख सकते हो, ये सक्सेसर स्टेट्स है, अवध, बंगाल, हैदराबाद, निजामत ऑफ अरकॉट, दिल्ली और रोहिलाखंड। ये देखो जो निजाम ऑफ हैदराबाद है और एक निजाम शरीफ अहमदनगर, दोनों रिलेटेड है, दोनों का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग है। अहमदनगर की निजाम शाही जो होती है वो सक्सेसर स्टेट ऑफ बहामनी था, और ये जो निजाम है ये वाज सक्सेसर ऑफ मुगल, याद रखो, ओके। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसको बस आपको
एक शांत दिमाग से इसको पढ़ना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पढ़ लो, आंसर निकालो। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हो रहा है, और यूनिसेफ, यूनिसेफ का इसलिए हमको फुल फॉर्म पता चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फंड का यहाँ पे क्या काम? मदर, नाम में मदर है तो चिल्ड्रन ऐसा नहीं, मदर लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा यूनेस्को में। ओके, वो निकालना था। स्टेटमेंट तो सही है यहाँ। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि कैसा, बांग्लादेश में बहुत सारे ज्यादा लैंग्वेजेस स्पोकन होते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री ये है कि 21 फेब 1952 में बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी है, वहां के स्टूडेंट ने डिमांड किए थे कि बांग्लादेश को भी एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाओ, पाकिस्तान की जैसा उर्दू है ऐसा। तो वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उसके रिमेम्बरेंस ऑफ दैट डे, ऑफ दैट मूवमेंट, 21 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर मदर लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका ओरिजिन हुआ था बांग्ला की डिमांड से। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही। ओके, अच्छा 49 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 49। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी चाहिए यहाँ पे और मैपिंग भी, दोनों चाहिए। अजंता क्यों लाई इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर? ओके ठीक है, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। सांची स्तूपा लाइज इन गॉर्ज ऑफ चंबल। चंबल जाती है रांची से, सॉरी राजस्थान से, और सांची स्तूपा भोपाल के पास, तो रॉन्ग हो जाए। पंडुलेनी क्यों श्राइन्स लाई इन गॉर्ज ऑफ नर्मदा? पंडुलेनी ये नासिक में कुछ है ना, नासिक में पांडुलेनी वगैरह सब। तो वहां से तो नर्मदा ऊपर से जाती है, नासिक महाराष्ट्र में, और तापी वगैरह जा सकती है, नर्मदा नहीं। और जो अमरावती स्तूपा बोल रहा है, लाइज इन गॉर्ज ऑफ गोदावरी। देखो अमरावती जो स्तूपा है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और बोल रहा है गोदावरी, गोदावरी थोड़ा सा अपर आंध्रा से जाती है, ऊपर से कृष्णा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है, ईस्ट गोदावरी। और जो यहाँ से जो जाती है अमरावती से, वो आपकी है कृष्णा रिवर। ओके, तो आप याद रखना कृष्णा रिवर। ठीक है, तो कृष्णा रिवर से जाती है। तो आप ये, मुझको डाउट हो रहा था ए और डी, वाघोरा याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा मैप बना लिया, और गोदावरी का अप्रोक्सीमेट लोकेशन मुझको समझ में आ रहा था कि ऊपर से जाता है, अमरावती थोड़ा सा नीचे है। ओके, तो वहां से कृष्णा जाती है, तो ऐसा आप उसको इलिमिनेट कर सकते। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए। अब आपके कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज हम लोग रुक जाते हैं।